बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित अध्याय 3 को, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसके पहले वाले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं बहुपद। बहुपद के बारे में आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं कि बहुपद होता क्या है। मैं इस अध्याय को पढ़ाने से पहले बहुपद के बारे में और समीकरण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जिससे कि आपको बहुपद पहचानने में और समीकरण को पहचानने में कोई विशेष प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुपद किसे कहते हैं? यदि चर पे घात क्या हो कि पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहा जाता है। जैसे इस चर पे घात क्या है? 1 है। अब आप इसके पहले वाले अध्याय को पढ़े हैं, उसमें बहुपद में चर की बात आई थी। चर कहते किसे हैं? जिस राशि का मान यदि हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहा जाता है। जैसे x, y, z, इसके मान बदलते रहते हैं। जब इसकी जरूरत पड़ती है तब हम इसके मान को बदल सकते हैं। या एक अचर होता है जिसके मान में कभी बदलाव नहीं होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 या a, b, c, d इत्यादि। इनको दिखाया जाता है, इसके मान में कभी परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो आप समझ गए होंगे कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं। यदि चर पे घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि यदि संख्याएं हो उसके चर पे घात, तो क्या होता है? बहुपद होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5x + 3 एक बहुपद है, 9x² - 10x + 2 एक बहुपद है। अब हम समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। अगर बहुपद के आगे बराबर का चिन्ह लगा दिया जाए उसे समीकरण कहा जाता है। जैसे सेम यही है 5x + 3, मैंने क्या किया हुआ है, एक बराबर का चिन्ह लगा दिया है और बराबर लिख दिया है 0। यह क्या हो गया? समीकरण हो गया। या 9x² - 10x + 2 = 5, यह भी एक समीकरण हो गया। यानी कि बस बहुपद में यदि क्या करें कि बराबर का चिन्ह लगा कि कुछ भी लिख दें, आप 0 लिख दें, 5 लिख दें, कुछ भी लिख दें, वह क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। आप कक्षा 9 में कुछ बहुपदों के प्रकार पढ़े हुए हैं, जैसे एक चर वाला बहुपद, दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले रैखिक बहुपद, दो चर वाले द्विघातीय बहुपद, दो चर वाले त्रिघातीय बहुपद। अब हमें इस अध्याय में पढ़ना है समीकरण के बारे में। जैसे एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें चर कितने हैं? चर 1 है। और यह रैखिक क्यों है? क्योंकि चर पे घात 1 है। जब चर पे घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे दूसरा है 9x² + 10x - 11 = 0। यह समीकरण है क्योंकि बराबर दिया हुआ है और यह एक चर वाला है, क्योंकि देखिए दोनों जगह चर जो है x है। और एक चर वाला द्विघात समीकरण है क्योंकि चर पे जो अधिकतम घात है वह क्या है? 2 है। तीसरा आप देख रहे हैं 9x + 7xy - 5 = 0, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यानी कि दो चर है इसमें x और y, और रैखिक क्यों है? क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात क्या है? 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है। चौथा देखते हैं 9x - 5x - 7z, यह बराबर 11। यह तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। जैसे तीन चर है x, y, z और रैखिक समीकरण है क्योंकि इस पे घात 1 है, चर पे घात 1 है, तो यह तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। पांचवा है 11x³ - 12y - 12z = 15, यह तीन चर वाला त्रिघात समीकरण है क्योंकि इसमें तीन चर है और अधिकतम घात क्या है? चर पे 3 है। उसके बाद अगला है 12x³ - 12y + 15 - 0, दो चर वाला त्रिघात समीकरण क्योंकि इसमें जो चर है वह 2 है और मैक्सिमम घात जो चर पे है वह 3 है, इसलिए यह दो चर वाला त्रिघात समीकरण है। 11x + 12y = 5, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और इस अध्याय में हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? एक यह है दो चर वाला रैखिक समीकरण, आपको दिख रहा है, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और एक यह है दो चर वाला रैखिक समीकरण। यानी कि इसमें दो चर होने चाहिए और जो चर पे अधिकतर घात होनी चाहिए वह 2 होनी चाहिए, इसी को हमें पढ़ना है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है कि इसमें दो समीकरण दिए गए रहेंगे। और इस चैप्टर में हमें करना क्या है कि इन दो समीकरणों को क्या करना है? हल निकालना है। हल निकालने का मतलब क्या होता है? यदि आपके सामने एक समीकरण दे दिया जाए x + y = 6, तो इसमें x और y के ऐसे मान निकालने हैं जो कि इसको संतुष्ट करें। जैसे यदि x = मैं 1 लिखता हूँ और y = 5, तो इसे यदि हल करते हैं तो 1 + 5 = 6, 6 = 6। यानी हम कहेंगे कि हाँ यह हल है।
यानी कि इस समीकरण का यह 1 और 5 हल है। यदि हम क्या करते हैं, या x इक्वल टू एक्स प्लस वाई बराबर 6 लेते हैं, x इक्वल टू लिखते हैं 2, y इक्वल टू 4, तो क्या हो जाता है कि x 2 प्लस 4 बराबर 6, यानी कि 6 बराबर 6। तो इसका एक और हल क्या है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, और इसका दूसरा हल क्या है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5। इसे क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहा जाता है। इस अध्याय में हमें समीकरण का हल ही निकालना है। यदि क्या करते हैं कि हम x प्लस वाई इक्वल टू 6 में x इक्वल टू 1 लेते हैं और y इक्वल टू 6 लेते हैं, तो क्या यह इसका हल है कि नहीं है। तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6 बराबर 6, और 7 इक्वल टू 6 कभी होता है, नहीं होता है ना, तो यह इसका नहीं होता है ना, तो यह इसका हल नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका हल नहीं है। तो इस अध्याय में हमें दो समीकरण दिए रहेंगे आपके सामने, उनके हल को निकालना होगा। अब समीकरण के हल को दो विधि से निकाला जाता है, एक ग्राफीय विधि से, एक बीजगणितीय विधि से। कक्षा 9 में आप ग्राफीय विधि से समीकरण के हल को निकाल चुके हैं। यदि आप उसे नहीं निकाले हुए तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि को 3 प्रकार से हल किया जाता है, एक विलोपन विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से और एक ब्रजगुणन विधि से। इन तीनों विधियों को और ग्राफीय विधि को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग ग्राफीय विधि को सबसे पहले समझते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राफीय विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को कैसे हल किया जाता है। तो आप कक्षा 9 में जिस प्रकार से यदि x और y के कुछ मान दिए गए रहते थे और आप क्या करते थे, ग्राफ के द्वारा उसे ज्ञात कर लेते थे। यहाँ कुछ मान दिए गए रहते थे और ग्राफ की सहायता से उस बिंदुओं को क्या करते थे, आप ग्राफ पे दर्शा देते थे। लेकिन हमें क्या करना है कि 2 समीकरण दिए रहेंगे और आपको उन्हें निरूपित करना होगा। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है। लेकिन इसे अभी आपको इसे नहीं समझना है और आगे वाले प्रश्नावली में समझना है, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। हम लोग प्रश्न को हल करने से पहले 3 उदाहरण इस अध्याय में दिए हुए हैं। 3 उदाहरण इस प्रश्नावली 3.1 में दिए हुए हैं, उससे समझ लेते हैं। उदाहरण पहला क्या है, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अब 3.1 एक अनुच्छेद है, उसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उन्हें लिया जाता है। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है, और जिसमें होता क्या है कि अखिला 20 रुपये लेके जाती है मेले में, और वह चरखी की सवारी और हुपला खेलना चाहती है। चरखी की सवारी क्या होती है, एक बड़ा सा झूला, आप मेले में जब भी गए होंगे देखे होंगे, एक बड़ा सा झूला होता है जिसमें लोग गोल गोल घूमते रहते हैं, उसे चरखी की सवारी बोला गया है। और हुपला के खेल क्या होता है, आप देखे होंगे मेले में एक स्टाल लगा होता है और बच्चे क्या करते हैं, या बड़े एक रिंग बड़े से लेते हैं और फेंक के देखते रहते हैं, जैसे किसी वस्तु पे वह रिंग पड़ती है वह वस्तु उनका होता है, तो वह होता है हुपला खेल। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए 3.1 अनुच्छेद क्या है कि जो अखिला है वह हुपला और चरखी की सवारी करती है। वह जितनी बार हुपला खेली उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए उसे 4 रुपये देने पड़े, तो उसने कितनी बार चरखी की सवारी की तथा कितनी बार हुपला खेल खेला। तो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले है कौन, तो है अखिला। अखिला ने किया क्या है कि चरखी की सवारी की है और हुपला खेल खेला है, हुपला खेल खेला हुआ है। अब एक बार चरखी की सवारी का कितना रुपया देती है, 3 रुपया देती है। और यदि एक बार हुपला खेलने के लिए वह 4 रुपया देती है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला। तो हम लोग मान लेते हैं कि उसने x बार चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेला। अब देखो कुल खर्च बराबर 20 रुपीज उसने खर्च किया। अब हम लोग इससे समीकरण बनाते हैं। यदि उसने चरखी की सवारी x बार की है और एक बार का 3 रुपया है,
3x रुपया लगेगा चरखी की सवारी करने में और 4y रुपया लगेगा हुपला खेल खेलने में, क्योंकि y बार उसने हुपला खेल खेला और एक बार का 4 रुपया लगता है और पूरा रुपया उसने कितना खर्च किया है 20 रुपये। यह समीकरण कौन सा बन गया, समीकरण 1 बन गया। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि वह जितनी बार हुपला खेल खेलती है उससे आधी बार उससे चरखी की सवारी करती है, यानी कि यदि हुपला जितनी बार खेली उससे आधी बार वह क्या कर रही है, चरखी की सवारी कर रही है। यह होता है समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं और हल से मान निकालते हैं। जैसे समीकरण फर्स्ट को 3x + 4y = 20 को यदि आप हल करेंगे तो हल करने के लिए करते क्या है कि सबसे पहले या तो x का कोई एक मान ले लेते हैं या y का एक मान ले लेते हैं। x का कुछ भी मान लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, इससे के बाद y का मान एक कोई भी मान निकल जाए और उसको क्या करते हैं एक बिंदु में लिख देते हैं। जैसे x का यदि मैं मान 0 लेता हूँ तो 3 × 0 + 4y = 20, 4y = 20, y बराबर हो जाता है 20/4 = 5, यानी कि x का मान यदि x बराबर मैंने क्या लिया हुआ है 0 लिया है तो y का मान आ गया 5। इसके बिंदु क्या प्राप्त हो गए, बिंदु प्राप्त हो गए 0 और 5। कभी भी हम क्या करते हैं कि x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। अब हम y के एक मान को रख के और x का मान निकाल लेंगे। अब देखिए x का और मान रख के y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आसान क्या होती है कि y का एक मान 0 रखें और मान निकाल लें। और मैं आपको एक और बात बता देने वाला हूं जिससे कि आपको किसी बात का कन्फ्यूजन ना हो। यदि हम लोग y = 0 लेते हैं तो हो क्या जाएगा, 3x + 4 × 0 = 20, 3x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 20/3। अब देखिए 20/3 को ग्राफ पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। यदि आप क्या करें एक निश्चित मान लेके और ग्राफ पे रख के उसके लाइन खींचें तो उससे ये बन जाएगा, लेकिन इस दशमलव वाले मान को लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे मान को x या y का ऐसा मान लेते हैं जिससे कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो यदि हम क्या करें y = 1 लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि ये 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो 16, 16/3, फिर क्या हो जाएगा कि ये दशमलव में आ जाएगा। तो x का y का मान हम लोग क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 4 दूनी 8, इधर आएगा 12, तो x y का मान क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो y = 2, तो वो क्या जाएगा 3x + 4y, 4 × 2 = 20, 3x + 8 = 20, यानी कि 3x बराबर ये हो जाएगा 20 में से 8 गया, 3x = 12 और x बराबर क्या हो जाएगा 12/3 = 4, यानी कि हमें बिंदु क्या प्राप्त हो गए 2 और 4। अब हम क्या करते हैं कि पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या 4 और 2। इसके दो इस समीकरण के 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गए 0, 5 और 4, 2। अब हम क्या करते हैं कि अगले समीकरण के इस समीकरण 2 बिंदु और ज्ञात कर लेते हैं। 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए y = 1/2x हो जाता है। 1/2 में यदि x का मान हम लोग 0 लेते हैं तो हो क्या जाएगा कि y = 1/2 × 0, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 0। हमें बिंदु क्या प्राप्त हो गया 0 और 0, हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया 0 और 0। यदि एक और बिंदु ज्ञात करने के लिए y का मान 0 लेते हैं तो ये 0 लेते हैं तो 2 का गुणा 0 में होगा 0 हो जाएगा, फिर यही बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यदि y का मान 1 लेते हैं तो 1 = 1/2x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 1 × 2, यानी कि x = 2। तो इसके बिंदु क्या ज्ञात हो जाएंगे। अब x को पहले लिखते हैं तो 2 और 1, इसके एक और बिंदु 2 और 1 प्राप्त हो। अब हम इसे क्या करते हैं ग्राफ पे निरूपित करते हैं। तो कक्षा 9 में आप ग्राफ को बनाना जानते होंगे। इसको x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं। ये जो दोनों अक्ष जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे मूल बिंदु जिसे 0 से पाया जाता है। इसके दाहिने तरफ धनात्मक चिन्ह होता है, बाएं तरफ ऋणात्मक चिन्ह होता है, ऊपर धनात्मक चिन्ह होता है और नीचे ऋणात्मक चिन्ह होता है। अब हम इन बिंदुओं को इसी ग्राफ पे क्या करेंगे निरूपित करेंगे। पहला बिंदु अपना क्या है कि 0, 5। 0, 5 का मतलब कि x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 5। 0, 5 यह बिंदु कहाँ है, यहाँ है। दूसरा बिंदु क्या है इस रेखा का 3x + 4y = 20 क्या। दूसरा बिंदु क्या है 4 और 2, यानी कि x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 2। यह बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ बनेगा यह बिंदु। अब हम क्या करते हैं इसे मिला देते हैं।
इसे मिलाने पे हमें इस प्रकार का एक रेखा प्राप्त होगा। आप इससे क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे तो यह आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। होता क्या है कि आपको पेपर में एक ग्राफ दिया जाएगा, उस पर आपको ग्राफ खींचना रहेगा। अब इसे हम क्या करते हैं कि समीकरण को इस रेखा पे लिख दिया जाता है। 3x + 4y = 20, ये समीकरण क्या होगा, लिख दिए गए। उसके बाद हम दूसरा समीकरण को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण का एक बिंदु क्या है, 0 0, और दूसरा बिंदु क्या है, 2 1, यानी कि 2 मतलब कि x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 1, यानी कि यह बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों रेखाओं को मिला देते हैं। अब यह एक सरल रेखा है, इसीलिए हमें केवल दो बिंदुओं की ही आवश्यकता है रेखा को खींचने के लिए। अब हम इन्हें मिलाते हैं। अब हमें ये दोनों बिंदु एक दूसरे को क्या होती हैं कि इस बिंदु पे काटती हैं, यानी एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे काट रही हैं। 4 2, इसका निर्देशांक लिख देते हैं इसका, और इसको 0 0, इसको लिख देते हैं 2 1, और सबके निर्देशांक लिख के इन रेखाओं को भी क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। y = 1/2x। अब ये क्या, इसके बाद आपको इस प्रश्नावली में 3.1 में इसके आगे कुछ नहीं, इसको हल नहीं पूछा हुआ है, लेकिन मैं आपको 3.2 के लिए बता देता हूँ कि ये जो इसका हल जो होगा, ये जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काटेंगी वही इसका हल होगा। इसका हल क्या है, 4 और 2 इसके हल हैं। मतलब कि वह जो 4 बार चरखी की सवारी करती है और 2 बार हुपला खेल खेलती है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, समझ में आता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कक्षा 9 और 10 को मिला के बेसिक से बता रहा हूँ, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो इस चैप्टर को पढ़ने में। चलते हैं दूसरे उदाहरण।